मेरा नाम हुआ यशवंत दिनकर और हम यहाँ पे अब फाइनल ईयर में जाने वाले हैं। 2020 बैच MBBS के स्टूडेंट हैं हम यहाँ पे। तो बताइए कि नीट जो एस्पायरेंट है वो तैयारी कैसे करें। पहला 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए? भाई देख, फिजिक्स ऐसा चीज़ है जो एक दिन में नहीं डेवलप होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले तो सीखने पे 11th-12th में ध्यान देना चाहिए। और जब एग्ज़ाम अप्रोच होने लगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व हो सके कीजिए, क्योंकि उसी से दिमाग चलेगा। ड्रॉपर कैसे करें? ड्रॉपर के लिए तो बस MCQ प्रैक्टिस, और जहाँ पे उसको कॉन्सेप्चुअली वीक लग रहा है वहाँ पे अच्छा बुक जैसे DC पांडे है, उसमें डिटेल में दिया रहता है कुछ कुछ, उसको रेफर कर सकता है। लेकिन MCQ प्रैक्टिस सबसे बेस्ट। केमिस्ट्री में भाई ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस को बार बार लिखना पड़ेगा, रिएजेंट वगैरह याद करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। और इनऑर्गेनिक में आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा और उसको बार बार रटना पड़ेगा, दीवार पे चिपकाइए, कहीं चिपकाइए। और फिजिकल में जैसा कि फिजिक्स है वैसा ही आप जितना MCQ प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अच्छी याद रहेगा। बायोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स 50% जो आता है वेटेज बायोलॉजी से आता है, तो उसके लिए क्या है? बायोलॉजी में तो हम यही कहेंगे कि एक एक लाइन को पढ़िए और उसके बाद आप खुद सोचिए कि इस लाइन से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। NCERT के अलावा भी कोई बुक रेफर कीजिएगा? NCERT के अलावा हम एज एलन के स्टूडेंट थे तो एलन का मॉड्यूल्स पढ़े थे, लेकिन मेरा NCERT पढ़ने का यही तरीका था कि जैसे हम लाइन को पढ़ते थे फिर सोचते थे कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और ऐसे अगर आप पढ़िएगा तो आप एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाइएगा, तो आपको डेफिनेटली एक पर्क मिलेगा। कोई एग्जांपल बताइए, जैसे कोई एक क्वेश्चन लेके, अगर चाहे कोई लाइन बोलिए जैसे उसका, अगर आप उसमें से क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? जैसे कि हमको जहाँ तक क्वेश्चन याद है कि जब चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है DNA एक्सट्रैक्ट करने में, तो वो सॉल्यूशन जो होना चाहिए बाकी सारे चीज़ों से फ्री होना चाहिए। ये एक लाइन पढ़े थे। तो उसके पहले उसको क्या क्या करना पड़ेगा, सारे उसको आपको प्रोटीन को हटाना पड़ेगा प्रोटीएस डाल के, RNA को हटाना पड़ेगा RNAs डाल के, बस DNA बचना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चिल्ड इथेनॉल कैसे सॉल्यूशन में काम करेगा। तो प्योर सॉल्यूशन होना चाहिए DNA का, नहीं तो नहीं काम करेगा, DNA प्रेसिपिटेट नहीं होगा। और बताइए, कोचिंग में लोग बहुत बुरा फंसते हैं आजकल। ऑनलाइन इतने सारे कोचिंग आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि आज के मॉडर्न ज़माने में ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या अभी भी ऑफलाइन ही ज़्यादा बेहतर है? कोचिंग का देखा जाए तो जब मेरा टाइम था तब तो हम 2-3 कोचिंग पर रिसर्च कर, हमको एलन बेस्ट लगा तो हम ऑफलाइन चलेगा। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग करने का डेफिनेटली एक अपर साइड मिलता है, क्योंकि आप डायरेक्टली बैठ के क्लासरूम में उस एक्सपीरियंस को ले रहे होते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग में बहुत सारा प्रोकास्टिनेशन आता है। आप चाहिएगा कि अभी आधा घंटा देख लिया, बाकी का आधा घंटा बाद में देखें, ऐसे कंटिन्यूटी टूटता है, आप टाइम पे सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और ऑनलाइन कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में डिसिप्लिन होता है कि आपको रोज क्लास जाना है, बैठ के 6 घंटा पढ़ना है। उसके अलावा आप क्या सलाह दीजिएगा किसी नीट के जो एस्पायरेंट हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या बताइएगा? फ्रेशर्स के लिए अलग और ड्रॉपर के लिए अलग। फ्रेशर्स के लिए यही अप्रोच होना चाहिए कि अभी जो बच्चे लोग 11th में गया है उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो तब ना प्रैक्टिस होगा जब उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो टाइम लीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए और कॉन्सेप्ट को सीखिए। और जो लोग ड्रॉपर हैं उनके लिए तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि पहले अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपका लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते नहीं सिलेक्शन हुआ, तब आपके लिए मेन जो काम है वो MCQ प्रैक्टिस है। और अगर आप वैसे कैटेगरी में जो 11th-12th में भी नहीं पढ़े इसलिए ड्रॉप लगा, तो फिर जैसे कि 11th के लिए बच्चे के लिए एप्लीकेबल आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, फिर MCQ प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा। दोनों साथ में चलना चाहिए। और एक बात, चलिए ये तो हुई कि आप नीट वालों को कैसे पढ़ना चाहिए। क्या लगता है कि कॉलेज मिलने के बाद आपके लाइफ में कोई बदलाव आया है कि? मेरे लाइफ में तो कॉलेज मिलने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि मतलब एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का लोड खत्म हो जाता है कि नीट के पहले ऐसा लगता है कि भाई नीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, और कॉलेज में आने के बाद लगता है कि नीट PG एक बार भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट डॉक्टर तो बन जाएंगे। PG भले सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि चलो कुछ नहीं हुआ तो। सबसे बड़ा वही चीज है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। ओके।
कॉलेज लाइफ का तो अलग ही मजा है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? अगर आप आज के नीट एस्पायरेंट को देखिएगा तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भरे पड़े हैं, मतलब यूट्यूब को उठा के देखिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक नीट एस्पायरेंट को सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करना चाहिए? भाई नीट करने के बाद आप बेसिकली डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर से ज़्यादा सेटिस्फाइंग जॉब किसी का नहीं हो सकता। पैसा भी है, इज्जत भी है, और भगवान का दुआ भी मिलेगा आपको, लोगों का दुआ भी मिलेगा। तो ऐसा बहुत कम ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे तीनों चीज एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। या तो आप पैसा कमाइएगा बहुत ज़्यादा, या पावर कमाइएगा, या इज्जत कमाइएगा। यहाँ पे आप तीनों चीज कमाइएगा और जिंदगी का मजा पूरा लीजिएगा। तो डॉक्टर बनने में बहुत भलाई है भाई। बहुत बढ़िया। कॉलेज में आने के बाद खूब मजे हैं, नहीं? बहुत मजे हैं। तो बस लास्ट लाइन बता दीजिए कुछ कि वो आ जाए जो लास्ट लोग। लाइन यही है कि नीट का कोई भी अटेम्प्ट आप दे रहे हो, ऐसे दीजिए कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। इतना मेहनत करके दीजिए, क्योंकि फालतू वहाँ पे टाइम लगा के और प्रोकास्टिनेट करके बार बार अटेम्प्ट लेने से अच्छा है कि कॉलेज में आइए और इशारा मस्ती को जितना अर्ली फील कर सकते हैं कीजिए। ओके, कॉलेज लाइफ का अलग मोटिवेशन है। तो बढ़िया बढ़िया से। धन्यवाद यशवंत भाई, बहुत मनाने के बाद ये तैयार हुए हैं। नहीं